अभी तक हमने जाना कि हंटर कमीशन क्या है, क्यों गठित हुआ, लॉर्ड रिपन ने किसे अध्यक्ष बनाया और किस तरह से उसने अपनी सिफारिशें दी। आइए अब करते हैं इस हंटर आयोग का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ हंटर कमीशन। सन 1854 के वुड के घोषणा पत्र के समीक्षात्मक विवेचन, मूल्यांकन, सुझाव के साथ भारतीय शिक्षा का सिंहावलोकन इस भारतीय शिक्षा आयोग के द्वारा किया गया और भारत में शैक्षिक उत्कर्ष हेतु सिफारिशें की गई। हर उस क्षेत्र के शैक्षिक विवेचन व पथ प्रदर्शन का कार्य किया गया जहां तक इस आयोग की क्षमता थी। व्यावहारिक व तत्कालीन परिस्थितियों में जो कुछ भी संपन्न हुआ, यदि हम उसका मूल्यांकन करना चाहें तो इसके गुण दोषों का विवेचन करना होगा। अतः दोनों के संबंध में तथ्य निरूपण हेतु यह आवश्यक है कि हम ये जानें कि इस आयोग के गुण क्या थे या मेरिट्स क्या थी और डीमेरिट्स क्या थी, सीमाएं क्या थी, कमियां क्या थी। तो पहले हम विचार करते हैं मेरिट्स पर। मेरिट्स ऑफ हंटर कमीशन, हंटर आयोग के गुण। ये एक तरह से 1854 का जो वुड का घोषणा पत्र था उसके समर्थन में खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा था और इसने पहला काम किया जो बहुत ही महत्वपूर्ण था कि शिक्षा के विभिन्न पक्षों का गहन अध्ययन, डेप्थ स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम था कि इसने सचमुच गहन अध्ययन किया और उस अध्ययन करने के आधार पर ये निष्कर्ष निकाले। आप ये समझिए, भारतीय स्त्री शिक्षा के संबंध में, भारतीय आदिवासी शिक्षा के संबंध में, भारतीय जनजातियों की शिक्षा के संबंध में, पिछड़ी जातियों की शिक्षा के संबंध में और तरह तरह की शिक्षा के संबंध में अगर ये समझ पाया तो इसका मतलब कि इसने गहन अध्ययन किया। भारतीय शिक्षा का गहन अध्ययन निश्चित रूप से कई सकारात्मक दिशा से देने में सक्षम हुआ। ये इसकी एक क्वालिटी कही जाएगी, गुण कहा जाएगा। दूसरी बात, तत्संबंधी व्यावहारिक संस्तुतियां, रिलेटेड प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस। इसने जो भी रिकमेंडेशंस करी उसमें ये दिखाई पड़ रहा था कि ये धरती से जुड़े हुए लोगों को मिले, भारत के वास्तविक आबादी, वास्तविक जनसंख्या से इनका मिलना हुआ और तभी इन्होंने मैकाले की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का विरोध किया। मैकाले ने अपनी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी में कहा था कि कुछ लोगों को शिक्षा प्रदान कर दी जाए, बाकी लोग उनके संपर्क में आएंगे तो स्वयं ही शिक्षित हो जाएंगे। इस भारतीय शिक्षा आयोग ने इस बात का खंडन मंडन किया और यह संभव नहीं है, इस तरह की बात भी रखी। सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था और भी बहुत सारे व्यावहारिक कदम इस आयोग ने उठाए, उनकी सिफारिशें की, इसलिए हम इस आयोग के शुक्रगुजार हैं। अगली बात, 1854 के आदेश पत्र क्रियान्वयन की रूपरेखा, आउटलाइन फॉर इम्प्लीमेंटिंग द 1854 डिक्री। 1854 में जो वुड महोदय ने कहा वह एक सैद्धांतिक की तरह का प्रपत्र बनकर रह गया क्योंकि उस पर अमल नहीं हो सका। 1854 के बाद 1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हो गया। कुछ लोग ये मानने लगे कि जो शिक्षा अब तक ये दे रहे थे जबरदस्ती अंग्रेजी की, उसमें हमने वहाँ के आंदोलनों का इतिहास भी पढ़ा और यहाँ पर आंदोलन खड़ा कर दिया। इस सब सोच विचार में एक लंबा समय चला गया और 1882 में पुनः शिक्षा की व्यवस्था हो पाई और उसने जो कुछ भी 1857 के वुड के घोषणा पत्र में कहा गया था उसको क्रियान्वित करने की एक सही रूपरेखा बताई कि किस तरह से इसका क्रियान्वयन होगा और जो किया जा रहा है उसमें खामियां कहाँ कहाँ हैं। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा तरीका था और इसके क्रियान्वयन की रूपरेखा बताना ये इसकी एक क्वालिटी कही जाएगी, गुण कहा जाएगा। अगली बात, सहायता अनुदान की उदार नीति, लिबरल ग्रांट इन एड पॉलिसी। अंग्रेजों की एक खूबी थी, वो कोई भी काम करते थे
करते बहुत तरीके से थे और ये लगता था कि वास्तव में कुछ होने जा रहा है, भले ही बाद में कुछ ना हो, लेकिन सारी चीजें विधिवत, यह भी होगा वह भी होगा, और जो भी डेकोरम मेंटेन किया जाएगा वह सारा मेंटेन किया जाएगा। ये सारी व्यवस्था उनकी बहुत बढ़िया थी और इसीलिए इन्होंने अब तक की जो ग्रांट इन एड की तरीके थे उसमें संशोधन किया और बताया कि ग्रांट इन एड इनको दी जानी चाहिए, और उसमें उन्होंने उन कमियों को दूर कर दिया कि अगर किसी सरकारी कॉलेज के पास दूसरा कॉलेज है व्यक्तिगत तो उसको ग्रांट इन एड नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ की संख्या अगर ज़्यादा है, वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पर कई स्कूल हो सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में बाकी को भी ग्रांट इन एड प्रदान की जाए। और यह सहायता की जो अनुदान की उदार नीति थी निश्चित रूप से प्रशंसनीय कही जाएगी। अगली बात, माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांट रोजगार उन्मुख करने का प्रयास, अटेम्प्ट टू मेक सेकेंडरी एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड बाय डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स। इन्होंने उस माध्यमिक शिक्षा को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक को इन्होंने कहा कि वो असाहित्यिक होगी, व्यावहारिक होगी, वोकेशनल होगी, इसे करने के बाद विद्यार्थी काम करेंगे, और दूसरी वो है जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं उनके लिए होगी। इस तरह से इसको 2 भागों में बांट करके एक रोजगार उन्मुख दिशा देना निश्चित रूप से इसका एक महत्वपूर्ण कार्य ही कहा जाएगा और इसे हम इसके मेरिट्स में रख सकते हैं। अगली बात, स्त्रियां, हरिजनों, आदिवासियों संबंधी सकारात्मक सुझाव, पॉजिटिव सजेशंस रिगार्डिंग वुमेन, हरिजन्स एंड ट्राइबल्स। इसने इस बात पर ध्यान दिया कि अब तक की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो महिलाओं के लिए नहीं थी, हरिजन लोगों को नहीं मिल पा रही थी, बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे थे। ऐसी स्थिति में नए विद्यालय बनाना, उनकी स्थापना करना केवल हरिजन के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम था। स्त्री शिक्षा के ऊपर भी इनका ध्यान गया और ग्रांट इन एड अधिक देने की सिफारिश की, बालिका विद्यालय बनाने की सिफारिश की, और इस तरह की बात करना, आदिवासियों की शिक्षा की व्यवस्था आदिवासियों के करीब में करना, अगर संभव हो तो वहाँ की उनकी खुद की भाषा में उसकी व्यवस्था करना, यह सब ऐसे सुझाव थे जो बहुत व्यावहारिक थे। तो इनसे संबंधित जो भी इन्होंने सकारात्मक सुझाव दिए सारे के सारे बहुत प्रशंसनीय हैं और श्लाघनीय हैं। इस हंटर कमीशन के ये सुझाव भले ही इन पर अमल हुआ नहीं हुआ ये बात की बात है, लेकिन उन्होंने सुझाव अच्छे दिए थे, इससे शिक्षा की प्रगति संभव होगी। अगली बात, विकास की यथार्थ आधारित शैक्षिक नीति, रियलिटी बेस्ड एजुकेशनल पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। सचमुच ये चाहते थे कि बहुत लंबा अरसा गुजर गया है और अब तक भारत के सामने शिक्षा के नाम पर केवल खेल ही हुआ है, और इस वजह से इसमें अब चेंज होना चाहिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, अंग्रेजी कंपनियों के विकास के लिए भी ज़रूरी है कि यहाँ के लोग शिक्षित हों, सही ढंग से कार्य कर पाएँ और इन्हें मानसिक रूप से गुलाम बनाने की स्थिति में रखा जा सके। इसलिए इन्होंने जो नीति बनाई वह यहाँ के लोगों को काम देने की थी, और इसी तरह से जो एजुकेशन ऑफिसर बनाना था, जो निरीक्षक बनाना था, उन्हें भारतीय बनाने की बात कही। निश्चित रूप से इससे विकास की यात्रा प्रारंभ होती और यह सुझाव जो इस आयोग ने दिया निश्चित रूप से श्लाघनीय है। अगली बात, व्यक्तिगत व स्थानीय निकायों की भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड लोकल बॉडीज। जब सभी लोग उसमें शामिल होते हैं तब उसका महत्व बढ़ जाता है। अगर घर को बनाने में घर के लोगों ने भी मेहनत की हो तो उस घर की सही अहमियत समझ में आती है। इसी तरह से इन्होंने जो नगर पालिकाएं थी, जो जिला परिषदें थी, उन सब का दायित्व तय किया कि उनसे ये राशि ली जाएगी, इस आधार पर शिक्षा दी जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जिनसे वह राशि ली जाती है वो लोग भी इस पर निगाह रखेंगे कि क्या वास्तव में शिक्षा सही ढंग से चल रही है, इस पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, और इसलिए इनकी भागीदारी सुनिश्चित करना ये एक महत्वपूर्ण कदम था। अगली बात, शासन का दायित्व से परिचयीकरण, इंट्रोड्यूसिंग द गवर्नमेंट टू रेस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही थी। बहुत सारे क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में, पहाड़ों पर विद्यालय नहीं थे और ग्रांट इन एड की व्यवस्था भी नहीं थी। तो इसने संस्तुति की कि इन्हें ग्रांट इन एड की व्यवस्था की जाए
यहाँ पर विद्यालय बनाने के प्रयास किए जाएं, जहाँ तक संभव हो लोगों का सहयोग लिया जाए, नहीं तो शासन खुद इसकी व्यवस्था करे। और इस तरह की बात का रखना एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा और ये इसकी मेरिट्स में गिना जाएगा। अगली बात, देशी शिक्षा एवं भाषाओं का समर्थन, सपोर्ट फॉर इंडिजीनियस एजुकेशन एंड लैंग्वेज। तो इसके लिए इन्होंने ये कहा कि उद्देश्य वही रहे, लेकिन भाषा यहाँ की इस्तेमाल हो सकती है। जैसा बुद्ध एजुकेशन में था कि बुद्ध महोदय ने कहा था कि आपको बात अपनी ही कहनी है, लेकिन उस भाषा में कही जा सकती है जो वहाँ की क्षेत्रीय भाषा है। और इन्होंने इस बात का समर्थन किया और ये कहा कि देशी शिक्षा एवं भाषाएं भी इस्तेमाल की जाएं, जिससे शिक्षा के स्तर का उन्नयन संभव हो। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी, इसे हम हंटर आयोग की मेरिट्स में गिन सकते हैं इसका मूल्यांकन करते हुए। अब हम विचार करते हैं कि ये जो हंटर आयोग था इसकी कमियां क्या थी, डीमेरिट्स क्या थी। डीमेरिट्स पर जब हम विचार करते हैं तब हम इनके दृष्टिकोण का भी विवेचन करेंगे और इन्होंने जो कुछ कार्य किए उसमें बहुत कुछ जो कि कॉपी हो रहे थे उन सब की भी विवेचना करेंगे। तो हंटर आयोग की सीमाएं, डीमेरिट्स ऑफ हंटर कमीशन, पहली बात मौलिकता का अभाव, लेक ऑफ ओरिजिनलिटी, कुछ नहीं किया इन्होंने और सीधे सीधे जो वुड डिस्पैच ने किया हुआ था उसी को ही कैसे सार्थक बनाया जाए इसी पर इनका कार्य था। इन्होंने खुद का मौलिक इसमें कुछ जोड़ पाए हों ऐसा इसमें नहीं दिख रहा था। इसलिए ये एक इसकी बहुत बड़ी कमी है कि अब इतने समय बाद जब समीक्षा हो रही है तो काल के बदलने के साथ स्थितियां बदल जाती हैं, समय बदलता है और आवश्यकताएं बदल जाती हैं। जब यह सब कुछ बदल जाता है तो ऐसी स्थिति में बदले हुए समय के हिसाब से निर्णय लेने चाहिए थे। और वुड डिस्पैच ने जो कहा था उसमें बहुत कुछ जोड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि वुड डिस्पैच 1854 और ये 1882, इतना लंबा अंतराल और उसके बाद भी इसमें कुछ नया जोड़ने में जो गुस्ताखी इन्होंने की वो निश्चित रूप से मौलिकता की इस कमी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। ये इसकी बहुत बड़ी डीमेरिट है। अगली बात, माध्यम संबंधी अस्पष्टता। माध्यम के संबंध में इन्होंने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिले और परिणाम ये हुआ कि जब ये व्यवहार में अपनाई गई तो अंग्रेजी भाषा को भी प्रोत्साहन मिला, यहाँ की देशी भाषाओं को प्रोत्साहन नहीं मिला, यहाँ की देशी पाठशालाओं को प्रोत्साहन नहीं मिला। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी थी, एक ढुलमुल नीति मानी जाएगी कि माध्यम के संबंध में इन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात को नहीं रखा। अगली जो कमी इस हंटर आयोग की है वह है आर्थिक व औद्योगिक प्रगति अवरुद्ध, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इज ब्लॉक। जो कुछ वुड डिस्पैच ने कहा उसके समर्थन में खड़े रहते हुए ये भूल गए कि आज अगर हिंदुस्तान की प्रगति सुनिश्चित करनी है तो यहाँ पर उद्योग होने चाहिए, यहाँ पर इंजीनियरिंग की शिक्षा होनी चाहिए, यहाँ पर इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए जिससे कि आधारभूत ढांचा खड़ा किया जा सके। और इसकी इन्होंने पता नहीं जानबूझकर क्या अवहेलना की या फिर केवल नकल करने की वजह से रह गया। लेकिन कुल मिलाकर के भारत की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति जो है अवरुद्ध हुई, लंबे समय तक इस संबंध में कोई विचार ही नहीं हुआ। अगली बात, शिक्षा के दायित्व से पलायन, एस्केपिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के दायित्व से ये खुद भाग गए और उन्होंने अपना दायित्व सौंप दिया नगर पालिकाओं को और जिला परिषदों को। जब इन्होंने जिला परिषदों और नगर पालिकाओं से ये कह दिया कि इतनी राशि आपके माध्यम से आएगी, इतनी राशि आपके माध्यम से आएगी और इस तरह से शिक्षा की व्यवस्था होगी, और खुद को उससे दूर कर लिया, इसका मतलब ये हाथ झाड़ करके बैठ गए, अपने आप करो अपनी व्यवस्था। ये एक अच्छी बात नहीं थी। जब आप सारी कमाई यहाँ से कर रहे थे, आपकी कंपनी यहाँ से कमाई कर रही थी, आप यहाँ से कच्चा माल ले आकर के और तैयार माल फिर यहीं पर बेच रहे थे, तो ऐसी स्थिति में यहाँ की जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। और इस तरह से शिक्षा के दायित्व से पलायन करना इसकी एक बहुत बड़ी कमी मानी जाएगी। अगली बात जो कि बार बार मैं कह रहा हूँ कि वुड के आदेश पत्र की पुनरावृत्ति मात्र, ए मेयर रिपीटेशन ऑफ वुड्स डिस्पैच। आपका गठन हुआ, आपको केवल यसमैन बन के रह जाना था, तो यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। वुड्स डिस्पैच में बहुत सारी बात थी जो उन्होंने उस काल के परिप्रेक्ष्य में लिखी थी। आज के परिप्रेक्ष्य में नई बातों को जोड़ा जाना चाहिए था। केवल वुड की बातों का समर्थन कर देना
उसका क्रियान्वयन कैसे होगा, उसकी व्यवस्थाएं कैसे बनी जाएंगी। इसका मतलब कि यहाँ की शिक्षा को ब्रिटेन की शिक्षा से हमेशा 30-40 साल पीछे रखने का ये एक षड्यंत्र था। अगली बात जो कि बहुत बड़ी कमी है, स्त्रियों, पिछड़े वर्ग, आदिवासी शिक्षा की मूल्यांकन नीति का अभाव, लेक ऑफ एन एवल्यूशन पॉलिसी फॉर वीमेन्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड ट्राइबल एजुकेशन। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो करने के बाद देखें भी तो कि क्या हुआ है, और अगर कोई कमी रह गई तो उसमें हमें पुनः सुधार करना चाहिए। लेकिन इस तरह की कोई पॉलिसी इस हंटर कमीशन ने नहीं बनाई, और ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी रही। जानबूझ करके यहाँ के उन वर्गों की शिक्षा की अवहेलना की गई, केवल दिखाने के लिए उस संदर्भ में बातें की गई। अगली बात, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण, बाइस्ड अप्रोच। जब ये बात करते थे इंग्लिश मिशनरीज की तब अलग लहजे में करते थे, और जब हिंदुस्तान की देशी पाठशालाओं की बात होती थी तब अलग लहजा होता था। ये इस बात को मानते थे कि देशी पाठशालाएं आज तक जिंदा हैं और इतने लंबे समय तक इन्हें कोई साधन नहीं मुहैया कराया गया है, फिर भी ये यहाँ के लोगों की रग रग से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद भी इन्होंने उन देशी पाठशालाओं को जिंदा रखने के लिए प्रयास नहीं किए, और साफ साफ ये कहा कि जो इंग्लिश मिशनरीज हैं वो जैसा चाहे वैसा कर सकती हैं, जो चाहे वह पढ़ा सकती हैं, जबकि यहाँ पर सारे के सारे प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाए गए। और इसमें यह साफ दिख रहा था कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। यहाँ पर उनका पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण साफ साफ परिलक्षित हो रहा था। अगली बात, सार्वजनिक शिक्षा को बढ़ावा नहीं, यूनिवर्सल एजुकेशन इज नॉट प्रमोटेड। अगर किसी देश की प्रगति करनी है और सचमुच प्रगति करनी है तो वहाँ की शिक्षा की प्रगति सुनिश्चित कीजिए, और जन जन की शिक्षा की प्रगति सुनिश्चित कीजिए। आप देखते हैं, चाहे उस समय का शासन व्यवस्था रही हो, चाहे इस समय की शासन व्यवस्था रही हो, आजाद हिंदुस्तान की सारी शिक्षा व्यवस्थाएं रही हों, इन सब में शिक्षा के साथ न्याय नहीं हुआ। ब्रिटिश काल में भी हंटर कमीशन ने भी यही काम किया। उसने सर्वजन की शिक्षा को बढ़ावा देना उचित नहीं समझा और उसके समर्थन में कार्य नहीं किया। ये एक इसकी बहुत बड़ी डीमेरिट कही जाएगी, बहुत बड़ी कमी कही जाएगी, क्योंकि इससे केवल हिंदुस्तान की प्रगति नहीं होती, इनको भी कुशल श्रमिक मिलते, इनको भी वह व्यक्ति मिलते जो कि इनके लिए अच्छी तरह से कार्य कर सकें। लेकिन ये सोच रहे थे कि अगर थोड़ी शिक्षा अर्जित करने के बाद ये क्रांति कर सकते हैं तो ज़्यादा पढ़ाने के बाद कहीं ज़्यादा नुकसान न हो जाए, और इस लिहाज से इन्होंने सर्वजन की शिक्षा की उपेक्षा की। अगली बात, व्यक्तिगत संस्थाओं की अत्यधिक वृद्धि। इन्होंने जो पॉलिसी बनाई और जो अनुदान देने की व्यवस्था रखी वह उन मैनेजमेंट्स के लिए रखी जो कि यहाँ पर थे, जो लाभ कमाना चाह रहे थे। तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस हुई, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग ने संस्था खोली। दो तरह के कार्य लोगों के माध्यम से किए जा रहे थे, या तो वे ईंट का भट्टा बना रहे थे या फिर स्कूल बना रहे थे, और ये देख रहे थे कि किसमें ज़्यादा लाभ है। ग्रांटेड एड जो थी वो इन संस्थाओं को थी और ये शासन द्वारा मुहैया कराई जा रही थी, तो गुणवत्ता को छोड़ दिया गया और बहुत बड़ी संख्या में विद्यालय बने और यहाँ की गुणवत्ता के स्तर में ह्रास साफ साफ परिलक्षित होने लगा। अगली बात, अगला पॉइंट जो कि इसी से मिलता हुआ है, शैक्षिक गुणवत्ता ह्रास का। और निश्चित रूप से जो यहाँ की क्वालिटी थी, जो एजुकेशनल क्वालिटी थी, उसमें हमें डिग्रेशन दिखाई पड़ा, उसका ह्रास दिखाई पड़ा, क्योंकि जो नॉर्मल स्कूल की स्थापना थी उस पर विशेष ध्यान नहीं गया। प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता थी और अप्रशिक्षित हाथों में ये सारी की सारी शिक्षा व्यवस्था थी, तो इससे शिक्षा के जो आयाम छुए जा सकते थे वह छुए नहीं गए, और यह इस हंटर आयोग की एक बहुत बड़ी कमी कही जाएगी। अब हमने हंटर आयोग की मेरिट्स का भी विवेचन कर लिया है, डीमेरिट्स का भी विवेचन कर लिया है, इसके क्या गुण हैं और क्या दोष हैं इस पर हमने विचार किया है, और ये सारा का सारा विवेचन यह स्पष्ट करता है कि नीतियां तात्कालिक दृष्टि से समन्वयकारी थीं, लेकिन धरातल पर उतरने में सफल नहीं हुई, और कहीं कहीं पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण भी इनका साफ दिखाई पड़ता है। लेकिन एक निश्चित शिक्षा नीति का सूत्रपात हो गया। आयोग ने 1854 के घोषणा पत्र में प्रतिपादित सिद्धांतों का समर्थन किया और इसी आधार पर 1901-2 तक भारतीय शिक्षा को क्रियान्वित भी किया गया। तत्कालीन स्थिति पर हॉवेल महोदय
जो अपना मंतव्य रख रहे हैं वह लगता है कि सच्चाई के काफ़ी करीब है। क्या कहा हावेल महोदय ने, उनके शब्दों को आपके समक्ष रखता हूं। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में प्रथमतः शिक्षा की अवहेलना हुई, फिर उग्रता एवं सफलता के साथ उसका विरोध किया। तत्पश्चात एक ऐसी प्रणाली का सूत्रपात किया गया जो सर्वमान्य रूप से हानिकारक थी और अंत में वह अपने वर्तमान स्तर पर रख दी गई। इसका आंग्ल वर्जन, एजुकेशन इन इंडिया अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट was first ignored, then violently and successfully opposed, then conducted on a system now universally admitted to be erroneous and finally placed on its present footing। तो आपने देखा कि हंटर कमीशन के कुछ प्रयास सराहनीय हैं और जो इनकी सिफारिशें हैं, जो सुझाव हैं, वह सिफारिशें और सुझाव हैं, उनके क्रियान्वयन में क्या बाधा रही है ये आगे के वर्षों ने हमें बताया है। और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अंग्रेजों की ये जो पॉलिसी थी वो भारत में क्रांति को कैसे रोका जाए, भारतीय लोगों की सचमुच की प्रगति की जगह इसमें जो बीज छुपे थे वह इनके विकास के थे और ये अपने विकास के लिए सारी व्यवस्थाएं बना रहे थे। ये सारे के सारे आयोग, ये सारी व्यवस्थाएं एक दिखावा भर थी, क्योंकि इनके द्वारा संस्तुतियां होती थीं और उसके बाद उसका परिपालन नहीं होता था। तो निश्चित रूप से संस्तुतियां अच्छी थीं, बेहतर थी, कार्य भी किया गया था, लेकिन जब उसका परिपालन ही नहीं हुआ तब उसके समर्थन में खड़ा नहीं हुआ जा सकता। मैं समझता हूँ कि आप सभी समझ पाए होंगे कि हंटर कमीशन क्या था। ये जरूरी है कि आज की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं उस समय के उस आधार को लेकर के खड़ी होती हैं और उस समय के उन नीतियों के समर्थन में खड़ी होती हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़े बदलते हुए स्थिति में खड़ी होती हैं। इसलिए उन पुराने आयोगों को पढ़ा जाना बहुत जरूरी है। अगर हम वो डिस्पैच आज पढ़ रहे हैं जो 1854 का था, 1882 का हंटर कमीशन पढ़ रहे हैं, 1902, 3, 4 की व्यवस्थाएं पढ़ेंगे, विश्वविद्यालय के संबंध में पढ़ेंगे और 1917 का सैडलर कमीशन पढ़ेंगे। साथ साथ फिर आगे बढ़ते हुए सार्जेंट कमीशन पढ़ा जाएगा और 1948-49 में राधाकृष्णन कमीशन आज़ाद हिंदुस्तान का, उसके बाद फिर मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग, तो भारतीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, इन सब का अध्ययन करेंगे। इन सब में हमें यह समझ में आएगा कि शिक्षा के संबंध में जो कदम उठाए जा रहे हैं प्रारंभ काल से, उसमें बहुत सारी बातें पूरी नहीं हो पा रही हैं, उन बातों को पुनः पुनः लेना पड़ रहा है। तो शिक्षा जगत से हम जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमें सारे आयोगों के बारे में सही ढंग से अध्ययन करना होगा और यह हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी मदद करेगा और साथ साथ जो हमारे पाठ्यक्रम हैं BA, MA, B.Ed, M.Ed, BTC वगैरह के, उन सब में भी इससे मदद मिलेगी। और अगर आप इसे लिखा हुआ प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपको educationacharya.com पर मिलेगा और यहाँ प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैंने अपनी क्षमता भर प्रयास किया है। धन्यवाद।